नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई देने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपका एग्जाम डेट क्लियर हो गया है, अनाउंस हो गया है 14 और 15 मार्च। यानी 14-15 मार्च को 2 दिन में एग्जाम होगा। और अगर आप एग्जाम में भाग देने वाले हैं तो आपने सिलेबस भी देखा होगा। और उसमें जो मैथ का पोर्शन है वो 40 क्वेश्चन मैथ के होंगे। 40 क्वेश्चन मैथ यानी 1/4 भारांश है मैथ का। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है मैथ का वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और हम आज यूपीएसआई एग्जाम को देखते हुए एक नई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो मैथ की हो गई है, यूपीएसआई मैथ रिकैप सीरीज। इस सीरीज का नाम होगा यूपीएसआई मैथ रिकैप सीरीज। और इसमें हम हर टॉपिक के हर टाइप के प्रश्न करेंगे। समझ रहे हैं, जितने भी टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे नंबर सिस्टम में कितने टाइप के बन सकते हैं, प्रतिशत में कितने टाइप के बन सकते हैं, लाभ हानि में कितने टाइप के प्रश्न, उन सब टाइपों के क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। और इससे क्या होगा कि आपका दो चीज होगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो रिवीजन और एक प्रैक्टिस। आपके सामने क्वेश्चन होगा और आप उसको हल करेंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और रिवीजन भी होगा, क्योंकि आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, लाभ हानि पढ़े हैं, ब्याज पढ़े हैं। लेकिन जब हम हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपका रिवीजन होगा, आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। तो यह सीरीज अगर आप यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए रामबाण है। और 40 प्रश्न मैथ के होंगे। और आप जानते ही हैं यूपीएसआई में हर पोर्शन जो 4 भाग है उनमें सब में पास होना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप मैथ छोड़ के निकल जाएंगे। इसलिए मैं इसमें ये प्रयास किया हूँ कि आपका अगर मैथ वीक भी है तो कुछ टाइप के प्रश्न बनते हैं जो नॉर्मली हर आदमी कर सकता है, तो इसलिए मैं टाइप बेस कराऊंगा कि हर टॉपिक के, जैसे लाभ हानि पे अगर 10 टाइप 20 टाइप किस टाइप के प्रश्न बनते हैं उसमें आप देख लेना, अगर इस टाइप का प्रश्न आया तो आप उसको हल कर लेना। क्योंकि हर टाइप का मैं तरीका भी बताऊंगा कैसे हल करते हैं, ठीक है, कितने तेजी से हल कर सकते हैं। तो मैथ, जैसा कि कहा जाता है, मैथ प्रैक्टिस का खेल है। और मैथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके तरीके ईजाद होते हैं। मेरे साथ भी आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे, ठीक है, हल करने के तरीके जानेंगे आप। मैथ में किस टॉपिक को, किसी टॉपिक के किस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करते हैं वो पता चलेगा। और आपके पास अगर कोई तरीका होगा तो आपका कंपैरिजन भी हो जाएगा कि मेरा तरीका अच्छा है कि जो बताया गया वो अच्छा है, ठीक है, किससे आप तेजी से कर पाएंगे, ये सब चीजें होंगी। तो आज पहली वीडियो है और आज हम देखेंगे संख्या पद्धति में 3 टॉपिक को। जैसे संख्या पद्धति एक टॉपिक है, उसमें 3 चीजें देख लेंगे। संख्याएं, जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको कि संख्याएं किसे कहते हैं। उसके बाद इकाई का अंक निकालना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं। और भाज्यता के नियम, इस पे अगर सीधा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपके कैलकुलेशन में बहुत मदद मिलेगी। तो आज 3 टॉपिक करेंगे। अच्छा, ये सीरीज अगर आप यूपी ट्रिपल एस लेखपाल का भी परीक्षा देने जा रहे हैं तब भी बहुत कारगर होगी। एग्जाम मैथ, देखो मैथ गिने चुने टॉपिक है, वही टॉपिक हर जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें लगभग वही टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट या सरल बना के पेपर बनाया जाता है। तो हर एग्जाम में जहाँ भी मैथ पूछा जाता है आपको यहाँ हर टाइप के प्रश्न मिलेंगे इस सीरीज में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। चलिए तो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, ये सभी लोग आंसर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि जिन संख्याओं को p और q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां p तथा q वास्तविक संख्याएं हो और q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं।
आपने बहुत पढ़ा होगा। अभी यहाँ पर सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएंगे। अगर आप कहीं किसी आंसर को, क्वेश्चन को टाइप करते हैं तो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। इसमें ए परिमेय संख्याएं, बी अपरिमेय संख्याएं, या सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, आपके सामने ही है, ए परिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को पी और क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो और जहां पी तथा क्यू वास्तविक संख्याएं हो और क्यू 0 के बराबर नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। आपने बहुत पढ़ा होगा। अब जब संख्या की बात हुई है तो हम संख्या की सभी बातों को, लगभग जो आपके एग्जाम में काम आएंगी, उनको जानेंगे। संख्याएं को दो रूप में आप लिख सकते हैं। एक होती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। इनको अवास्तविक संख्या भी कह देते हैं। देखिए, काल्पनिक संख्याएं, बस आप इतना जान लीजिए कि जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो या जिसका कोई मान संभव ना हो। अगर जिसका किसी भी संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त हो या कोई भी मान संभव ना हो, तो उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। बस इतना ही इसमें जानना है। ये कहीं आपके आगे भविष्य में काम आएगा नहीं, काम आएगा वास्तविक संख्याएं, उसको हम देखेंगे। इसमें जैसे उदाहरण लिख सकते हैं आप, जैसे करड़ी में 2 -2, करड़ी में -3, या इसको स्मॉल आई की तरह दिखाते हैं, 3i -5i, इस तरह से भी दिखा सकते। इसको बस इतना ही जानना, मेन खेला है इनका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। इनको भी दो भाग बताते हैं। तो उसमें एक होती हैं परिमेय संख्याएं, जो आपने अभी देखा, और एक होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक। अब जो अपरिमेय संख्या है उसमें बहुत सीमित बात आपको जानना है। क्या? कि जिन्हें पी क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सके। समझ? इनको पी ऑब्लिक क्यू, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और के रूप में नहीं, बाकी कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। ये अपरिमेय। बस इतना ही इसका इसका खेला खत्म। अब मेन खेला है परिमेय संख्याएं। जो परिमेय वास्तविक संख्याएं का मैंने बताया नहीं आपको, जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या, जैसे करनी में अगर 3 है, ऐसे 2/5 है, जैसे ऐसा कुछ भी लिख लो, ये सब परिमेय संख्या है। पर वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या में दो होते हैं, अपरिमेय हम देख लिए और परिमेय होती है। परिमेय संख्याओं का वर्गीकरण बहुत ब्रॉड है, हमें यही मेन पढ़ना होता है। बाकी आपको ये सब जानने के लिए बता दिया गया है। परिमेय संख्याओं में देखो, होती हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृत प्राकृत लिखते हैं, प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक। ठीक। ये प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे?
पूर्ण संख्याएं, इसमें 0 दो जोड़ दो, 0 से लेकर 1 2 3 ऐसे अनंत तक। पूर्णांक किसे कहते हैं? ये सब ये जो अपनी परिमेय संख्या है उसी में आती है पूर्णांक। 0 सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। 0 सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक। अच्छा, अब भिन्न भिन्न आप जानते हो P बटे Q के रूप में। P बटे Q रूपी संख्याओं का समुच्चय। P बटे Q, इसमें ये ध्यान रखना ये P और Q प्राकृत होंगे और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक। सम विषम आप जानते हैं, सम विषम जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम, 2 से विभाजित और 2 से अगर नहीं विभाजित हो जाए अविभाज्य, तो विषम हो गई। भाज्य तथा अभाज्य, भाज्य अभाज्य बेसिक नॉलेज है, आपको बोरिंग लग सकता है लेकिन ये सब जानना चाहिए, एक एक लाइन की बात है। भाज्य तथा अभाज्य जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हों, 1 तथा स्वयं हो। जैसे 5 के कितने गुणनखंड है? 1 और सीधा 5, तो ये अभाज्य हो गया। और जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य है। जैसे मान लेते हैं 12, 1 भी हो गया, इसका 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, तो दो ये सब ज्यादा हो गए ना इसके गुणनखंड, इसलिए यह 12 अभाज्य है। बाकी सहअभाज्य संख्याएं कुछ होती हैं, सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्याएं जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1, जैसे 2 और 3 ये सहअभाज्य हैं, क्योंकि इनके गुणनखंड अगर आप करोगे तो इनमें केवल एक ही कॉमन होगा। ऐसे ही 3 4 हैं, 5 6 हैं, 14 15 हैं, ठीक ना, ये सहअभाज्य। तो ये बेसिक नॉलेज है संख्याओं के बारे में। ठीक, इतना होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट ना बने, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, तो आगे की चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन, इसमें ये जो बताना है इकाई का अंक ज्ञात करना है, और ये 553 जो है वह घात में है, यहाँ पे 500, टाइपिंग मिस्टेक है। तो अब इसमें आपको प्रश्न 2 करिए और फटाक से मुझे निकाल के बताइए कि इसमें जो 134647 संख्या है, इसके ऊपर घात है 553, इसका इकाई का अंक क्या होगा? हल करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि दूसरे का क्या है आपको, फिर चलते हैं हम हल करते हैं। ठीक, अब तक कर ली। इसमें सही आंसर है 7। कैसे है देखिए, जब कभी किसी संख्या के ऊपर घात लगी है
तो उसमें इकाई का अंक अगर आपको निकालना है तो सिंपल सा रूल है कि जो घात है, जो 553 है, इसमें भाग कर दो 4 का, और जो शेष फल बचेगा, और 4 के अभी आगे हम जानेंगे भाज्यता का नियम, तो 4 से अगर किसी को भाग देना है तो लास्ट 2 अंकों को दे देंगे तो पता चल जाएगा। 4 एकम 4, 1 बचेगा, 13 हो जाएगा, 4 3 12, एक शेषफल आएगा इसमें। जो शेषफल आएगा वही इसका नई घात बन जाएगा। जैसे ये 13, 4 6 4 7 ये है, इसकी अब नई घात हो जाएगी 1। और हमें इकाई का अंक ही निकालना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इकाई का अंक 7 है, उसकी घात 1, तो यहाँ 7 को अगर एक ही घात है तो उसका होगा 7, इसलिए हमारा आंसर था सी 7। पता है, कोई भी घात दी हो उसमें 4 से भाग करके शेषफल निकाल लीजिए, और जो शेष आएगा वही नई घात हो जाएगी इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। हाँ, अगर कहीं पे जैसे 4 से भाग दिए और शेषफल आ गया भैया 0, तो अब घात क्या होगी, तो नई घात 4 होगी। मान लो यहाँ कोई संख्या थी, उसमें भाग दिए, शेषफल 0 आया 4 से भाग देने पे, तो उसकी नई घात 4 होगी। ये सबसे आसान तरीका है आपको घात निकालने की, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। बाकी अगर कुछ चीजें आप याद रख सके तो आपकी इकाई अंक निकालना और आसान हो जाएगा। जैसे अगर जो ये नीचे घातांक है, इसको घातांक कहते हैं, इसमें इकाई का अंक आप देखिए, घातांक का इकाई का अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, 0 1 5, ठीक। अगर ये है तो उसके घात कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक सेम ही होगा। यानी अगर उसका मान लो संख्या कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक 0 आ जाए, जैसे 3 4 5, ये कोई संख्या है, अब यहाँ घात भी कुछ भी हो, तो ये इकाई जो घातांक का इकाई का अंक है वह 0 है, तो इसका इकाई का अंक भी 0 ही होगा इसको हल करने पर। तो 0 1 5 6 अगर कहीं पे भी घातांक के रूप में है और उसकी घात कोई भी हो, उसका इकाई का अंक 0 1 5 6 हो घातांक के, तो उसके इकाई का अंक भी वही सेम होगा। ठीक ना, समझ गए होंगे। अगर देखो, अगर घातांक के इकाई का अंक 4 या 9 हो, तब फिर घातांक की घात को देखते हैं। अगर उसकी घात विषम है तब तो सेम होगा, वही 4 और 9 हो जाएगा। और यदि घात सम है तब 4 की जगह 6 होगा और 9 की जगह 1 होगा। कैसे याद रखोगे? अगर अगर घात विषम है, जैसे यहाँ 553 था, ये विषम है, ठीक है ना, तो घात विषम है तो वही सेम हो जाता, तो 4 ही हो जाता और 9 ही हो जाता। लेकिन अगर घात सम हो जाए तो 4 का 6 होगा, 9 का 1 होगा। इसमें याद रखना, 10 4 में कितना जोड़ोगे 10 होगा 6, 9 में कितना जोड़ोगे 10 होगा 1। इस हिसाब से ये आपका 4 और 9 भी निपट गए। बचा 2 3 7 8, इतना ही तो इकाई अंक होते हैं, या 0 1 5 6 4 9 2 3 7 8, और ये है इकाई का अंक। तब आपको यह नियम 4 से भाग देकर याद करना होगा, ठीक है ना। और आपको अगर ये नियम याद नहीं है 0 1 5 6, तब भी कोई भी घातांक में घात और घातांक और घात दिया हो, उसमें इकाई का अंक पूछे तो घात में 4 से भाग दे दो, जो शेषफल आए वो नई घात हो जाएगी, और उसके इकाई का अंक पकड़ के उतनी घात लगा दो। मान लो
यहाँ एक संख्या है 29 और यहाँ घात है इसका 6। ठीक, 429 की घात 6। तो अब 6 में हम 4 से भाग देंगे, शेष 2 आएगा। अब 9 का नई घात हो जाएगी, तो अब 9 गुणे 9 बराबर 81, यानी इकाई का अंक होगा 1। समझ गए होंगे। पूरा खेल इतना ही है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। ध्यान से अगर दोबारा भी सुन लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। अगला, अब हम शुरू कर रहे हैं। हम दो चीजें, संख्याओं का बेसिक जान गए जितना आपको इस एग्जाम में चाहिए, और इकाई का अंक ज्ञात करना जान गए। जब घात घातांक दिया हो और इकाई का अंक पूछे तो वो तरीका उतना ही है। अब भाज्यता का नियम, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इससे आपका कैलकुलेशन, जो सरलीकरण भी आपका एक सिलेबस का भाग है, उसमें जो कैलकुलेशन है आपको आसान कर देता है यह भाज्यता का नियम। और आपको लगभग पता होगा, तो फटाफट बताइए, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से अभाज्य होगी? इसमें कौन सी संख्या 2 से अभाज्य नहीं, यहाँ गलत है, भाज्य करना। कौन सी संख्या 2 से भाज्य होगी? बताइए, बहुत आसान है। और अभी तक आप लोग आंसर दे दिए होंगे क्योंकि हलवा है। इसमें आपको सिंपल सा रूल है, 2 की ये भाज्य रहेगा, भाज्य गलती से हो गया है। तो इसमें 2 का नियम है कि इकाई का अंक जीरो या सम हो। कितनों बड़ी संख्या, अब ये इतनी बड़ी संख्या दी गई, हम केवल इकाई का अंक देखेंगे। अब इकाई का अंक जब देख रहे हो, ये कितनों भी बड़ी संख्या, लेकिन यहाँ 7 है, 3 है, तो ये विषम है, लेकिन यहाँ 8 सम है। सम होती कोई संख्या या जीरो होगी तो वो 2 से पूर्णतः भाज्य होगी। यही नियम है 2 का। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? बताइए, फटाफट बताइए, 3 से विभाजित का नियम। चले देखते हैं, इसमें सही आंसर होगा डी। क्यों? 3 से विभाजिता का नियम है, जो भाज्यता का नियम है, वह कहता है अगर जो संख्या है कि सभी अंकों का योगफल यदि संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से भाज्य है, तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। यही सिंपल सा नियम है। अब यहाँ देख लो, यहाँ 4 6 10 और 2 12, 12 आया, तो यहाँ पे यह 12 3 से भाज्य है, इसलिए यह पूरी संख्या भी भाज्य है। लेकिन आप इन सब का जोड़ के देखना, इसमें जो आएगा ये जोड़ोगे आप तो यह हो जाएगा 32, ये भी 32 आएगा। तो ये सब 3 से नहीं कटते, इसलिए ये संख्या भाज्य नहीं है। 3 का नियम पता चल गया। आगे, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से भाज्य है? 4 का नियम, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, और 4 का नियम आप अप्लाई करके बताइए फटाक दे। इसमें ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? और इसमें सही आंसर होगा ए। नियम क्या कहता है 4 का? 4 का नियम कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से भाज्य हो तो संख्या भी भाज्य होगी। अंतिम 2 संख्या
अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक से बनी संख्या यदि 4 से भाज्य है तो संख्या भी भाज्य होगी। यही सिंपल सा नियम है। अंतिम 2 अंक देख लीजिए, ये 32 है, ये 81 है, ये 53 है, ये 83 है, और 4 से भाग देंगे तो केवल 32 कटेगा, इसलिए हमारा सही आंसर ये हो गया। आगे, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से भाज्य है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और फटाफट सब लोग आंसर देंगे। छठवां प्रश्न का कौन सा सही होगा? 5 से भाज्य कौन सी संख्या है? और इसमें सही आंसर होगा सी। नियम क्या कहता है 5 से भाज्यता का? यदि इकाई का अंक शून्य या 5 हो तो संख्या 5 से भाज्य होगी। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए, इकाई का अंक केवल आपको देखना है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ केवल 5 है, या यहाँ 0 होता तो भाज्य होती, इसलिए सी सही। 5 का नियम याद हो गया। आगे 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? 6 का नियम अगर आपको पता है तो आप बता लेंगे, और इसमें सही आंसर होगा, ये तो सिंपल भाग देखकर भी आप देख लेते हैं, लेकिन हमें नियम देखना है। 1824 जो है, 1824 सी, यह सही होगा, क्योंकि जो संख्या इसमें 6 के भाज्य का नियम आप मान, जो संख्या 2 और 3 से, 2 और 3 दोनों से, ये ध्यान रखना, दोनों से भाज्य है वह 6 से भी भाज्य होगी। ये नियम है। तो इसमें देख लीजिए, 3 का नियम आप देख चुके हैं, 2 का नियम आपको पता ही है। अब देखना है कि आप सही, अब देखिए, इसमें 2 के नियम अगर अप्लाई करो, पहले 2 का देखो तो ये तो कट गया, क्योंकि यहाँ 0 या सम नहीं है, यहाँ भी इकाई के अंक पे 0 या सम नहीं है। अब इन दोनों में से अब दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया आपने, 50-50 के चांस में आ गए। अब देखिए, इसमें 3 का नियम, अब 2 से तो हो रही दोनों, 3 का देखते हैं। 3 का नियम, सभी अंकों को जोड़ो, 1 8 9 2 11 4 15, और इसमें आ रहा है 9 4 13 3 16 4 20, इसमें आ रहा है 20, 20 तो नहीं कटता है, 20 3 से नहीं कटेगा, इसलिए यह 3 से नहीं हो रही है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। यह 2 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा सी, यह 6 से विभाज्य होगी। आगे 8वां प्रश्न करिए सभी लोग, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से भाज्य है? 7 से, 7 का नियम थोड़ा डिफिकल्ट है। 7 के नियम में तो अपने को भाग ही दे देना चाहिए, भाग देख के देख लेना चाहिए, लेकिन मैं नियम पढ़ा रहा हूँ, नियम हम जानेंगे। आप इसको बताइए जल्दी से, खटाक दे, टाइम बहुत कम होता है। और इसमें सही आंसर होगा आपके सामने 2961, जो डी में है, यह सही होगा। क्यों? नियम क्या है कि जो 7 का भाज्य का नियम है, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी है, और आप देखिए कैसे करते हैं।
तो जो पूरी संख्या, मान लो इसी को हम चेक करना चाह रहे हैं, ये संख्या है 2961। अब इसको इस रूप में लिखना है, लास्ट वाले अंक को छोड़ के इसको लिखिए 296 माइनस, लास्ट के अंक में 2 से गुणा करना है, 1 गुणे 2, ठीक। और ये हमारी होगी नई संख्या। अब 1 गुणे 2 2 होगा, 296 में से 2 से 2 जाए तो 294। अब फिर आगे आएंगे, दूसरा स्टेप करेंगे। अब 294 को उसी रूप में लिखना है, तो लास्ट वाले अंक को छोड़कर शेष रिमेनिंग अंक लिख लीजिए 29, और इसको फिर से 4 है गुणे 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा। अब 29 में से 8 जाए 21, ये 7 से कटता है, 70 का 21 कट रहा है, यानी यह संख्या 7 से भाज्य होगी। यही इसका नियम है। इसी तरह कितना बड़ी संख्या हो, लास्ट अंक को, अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष रिमेनिंग जो संख्या बच रही है, अंक बच रहे हैं, उसमें से घटाते जाइए। लास्ट में जब ये छोटा हो जाए तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। यही नियम इसमें लागू होता है, यही 7 का नियम है, और इन पे आप अप्लाई करके देखिएगा, नहीं कटेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 9वां, कौन सी संख्या 8 से भाज्य है? 8 का नियम पता होगा तो आप खटाक से कर लेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। आपने सही आंसर कर दिया होगा, और इसमें सही ऑप्शन है हमारे पास ए, 48416 जो दिया है, यही हमारा सही है। क्योंकि यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होती है। यहाँ 8 का नियम है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, यहाँ यदि लिख लीजिए, बनी संख्या 8 से भाज्य है, तो संख्या, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। सिंपल सा नियम है। 8 में हमें अंतिम 3 अंक देखने हैं, जैसे 416, 643, 453, 804। अब इसमें आप फटाफट 8 से भाग देकर देख लीजिए। 8 पचे 40, 1 बचेगा, 6 16 हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए हमारा यही सही है। यहाँ देखिए 8 64, 3 शेष नहीं कट रहा है। यहाँ 8 पचे 40, 5 बचा 53 होगा, और 6 48 नहीं कटेगा, इसलिए यह नहीं हुआ। यहाँ 8 दहा में 80, फिर 4 शेष बचेगा जो 8 से नहीं कटेगा, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही था। तो अंतिम 3 अंक देखना 8 के लिए नियम, ठीक। आगे 10वां प्रश्न आपके सामने, और क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? 9 का नियम फटाफट। यह आपके बहुत सारे इसमें क्वेश्चन सीडीएस में पूछे हुए हैं। ये सीडीएस बहुत पहले 1997 में, लेकिन ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, क्वेश्चन बनते हैं। नहीं बनेगा तो आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी। 9 का नियम, 9 के भाज्य का नियम क्या कहता है, उसके हिसाब से हल करके बताइए, और हम चलते हैं आंसर की तरफ। इसमें सही आंसर होगा सी। 10वां क्वेश्चन सी सही है। और इसका नियम क्या है 9 का, जो 3 का आपने दिया वही इसमें भी लागू होगा, क्योंकि यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। यदि, ये लिख इसलिए दे रहा हूं कि आपको अगर पीपीटी मिलेगी तो रिवीजन में आसानी होगी बाद में। यदि
सभी अंकों का योगफल 9 से भाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक, यहाँ हम इसको ही देख लेते हैं पहले, और आप और सबको देखिएगा। इसमें आ रहा है 6 2 8 3 11 4 15 20 28 और 8 36 9 से कट जाता है, इसलिए यह ऑप्शन सी सही है। लेकिन इनको अगर सबको जोड़ोगे तो आएगा 34, नहीं कटेगा। इसको जोड़ोगे तो आएगा 32, नहीं कटेगा। और इसको जोड़ोगे तो आएगा 30, यह भी नहीं कटेगा 9 से, इसलिए सी सही। 9 का नियम क्लियर। आगे ग्रामर प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या 10 से भाज्य है? बहुत सिंपल, इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए। 10 से भाज्य कौन सी है? ग्रामर प्रश्न, तो इसमें सही आंसर होगा सी। क्यों? 10 का नियम क्या है? किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। और आप अभी तक देख लिए होंगे कि इन सभी में इकाई का अंक केवल सी में है शून्य। इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसलिए सी सही हुआ। आगे 12वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से भाज्य है? 11 से भाज्य, इसका नियम बहुत इंटरेस्टिंग है और यह बहुत पूछता है। 11 वाला नियम थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, इसलिए बहुत पूछता है। ये देखो, ये पूछा हुआ प्रश्न है सीडीएस में 2001 के पेपर में, ठीक है ना। वो सब बात की बात है, लेकिन ऐसे प्रश्न बनते हैं, 11 वाले नियम पे बनते हैं। आप करिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। पोज करके कर लिया करिए, फिर आगे आइए। इसमें सही आंसर है डी। नियम क्या कहता है भैया 11 का? यदि यदि संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों को अलग अलग जोड़ा जाए और उनके योगफलों का अंतर 0 हो या 11 के गुणज में हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो संख्या के सम स्थानों माइनस विषम स्थानों इन दोनों का अंतर, ये है अंतर। अगर अंतर यदि शून्य आ जाए या 11 का गुणज 11 से कटता हो, तब वह संख्या भी 11 से भाज्य होगी। अब यहाँ सम स्थानों को जोड़िए। अरे पहले विषम को जोड़ लेते हैं। 4 3 7 7 14 14 और 8 22। अब जो बचे उनको जोड़ लेते हैं। 8 2 10 1 11, घटा दो 11 बचा, जो कि 11 से भाज्य है, इसलिए यह पूरी संख्या 11 से भाज्य है। ठीक,
बाकी इन लोगों को आप निकाल के देखिएगा। नहीं, प्रैक्टिस करने का बहुत जरूरी है। आगे 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से भाज्य है? 12 से भाज्य बताइए। अगर नियम पता होगा तो आप खटाक से बता देंगे। नियम आपको पता होने ही चाहिए, इसीलिए मैं ये क्लास लेकर, बेसिक चीजें बहुत आपको हो सकता है बोरिंग लगे क्या बता रहा, लेकिन बेसिक मजबूत है मैथ में, तभी आप आगे कर पाते हैं। इसमें सही आंसर होगा बी, 8460। 12 का नियम क्या है भाई? 12 का नियम कहता है जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है वो 12 से विभाजित होगी। जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है वो 12 से भी विभाजित होगी। सिंपल सा नियम है। अब इसमें पहले 3 से देख लीजिए, या पहले 4 से देखना आसान है। 3 में सबको जोड़ना होगा, 4 में क्या था? अंतिम 2 अंक। हाँ, मिल गया आंसर। अंतिम 2 अंक करेंगे, 4 एकम 4, 6 बचेगा, नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए 4 एकम 4, 2, 20 बन गया, 4 5 20, यह कट गया भैया, इसलिए यह सही है। अब यहाँ 54 को देखिए, 4 एकम 4, 14 बचा, नहीं कटेगा। 4 दूनी 8, 3 बचा, नहीं कटेगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया, हमें 4 देखे, 3 देखना ही नहीं पड़ा। अब 3 भी चेक कर लूँ इसका, 8 4 12, 6 18, 18 3 से कटता है, इसलिए यह 3 और 4 दोनों से कट रहा है, 8460, इसलिए हमारा ये सही है, ये 12 से भी कटेगा। आगे 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 13 से भाज्य है? 13 से भाज्य का नियम थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए कम बनते हैं। 11 पे बहुत बनते हैं, 13 का तो कम बनता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसका नियम कहता है कि संख्या के अंतिम जो 3 अंक हैं, चलो आंसर बता दो पहले आपको, उसी स्लाइड पे करेंगे। इसमें सही होगा सी। और नियम क्या है? संख्या के अंतिम 3 अंकों को अलग करके शेष बची संख्या से घटाने पर शून्य या 13 का गुणज आने पर वह संख्या 13 से विभाजित। उसमें इकाई का अंक अलग करके उसमें 2 से गुणा कर देते हैं, जो 7 वाला नियम था। लेकिन 13 वाले नियम में अंतिम 3 अंकों को संख्या से अलग कर लेना है, जैसे इसी को देखते हैं। लिख दो ना नियम। हर बार ये करना है जब तक वो एकदम छोटा ना हो जाए, आपके पकड़ में ना आए। अंतिम 3 अंकों को संख्या से अलग करके शेष बची संख्या से घटाने पर शून्य या 13 का गुणज आए, यानी 13 से विभाजित होने वाला संख्या है, तो वह संख्या 13 से भाज्य होगी। इसमें करके देखते हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। अंतिम 3 अंक, तो अगर इसको हम ऐसा लिखें 4 6 6,
माइनस अंतिम 3 अंक इनको अलग करके इसमें से घटाना है 453। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा भैया? 13 ही आएगा। 466 में 453 घटाएंगे 13 आएगा, तो ये 13 से भाज्य है, कट रहा है, इसलिए यही आंसर सही है। अब डी वाला आप देखिए, डी में मान लो 458, अंतिम 3 अंक अलग कर लेते हैं 961। अब ऐसा नहीं सोचना है कि ये 458 में से 961 कैसे घटेगा, इधर उधर जिसमें से भी घटे घटा देना है। अब आएगा इसमें, अगर इसको घटाएंगे आप तो आता है 503, जिसको हम 13 से भाग करके देखेंगे तो यह नहीं कटेगा। ठीक है ना, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है और इस पे थोड़ा कम बनते हैं, लेकिन आपको नियम स्पष्ट हो गया होगा। आगे चलते हैं। 15वां 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या 25 से भाज्य है? 25 के भाज्य का नियम फटाफट आपको आता है तो इसको हल करके आगे बढ़ जाएंगे, और इसमें सही आंसर होगा ए। क्यों भाई? 25 का क्या नियम है? 25 का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक डबल जीरो हो या 25 से भाज्य हो तो वह संख्या 25 से कटेगी। यदि अंतिम 2 अंक जीरो जीरो हो या 25 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 25 से भाज्य होगी। ठीक, इसमें देख लो अंतिम 2 अंक, इसमें 50 है, 55 है, 65 है, 90 है। भाई 25 से तो न 55 कटेगा, 65 भी नहीं, 90 भी नहीं, 50 कटेगा, इसलिए ये सही। सिंपल सा रूल है, याद हो गया होगा। आगे 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या 27 से भाज्य है? 27 का कोई सिंपल रूल नहीं है, लेकिन आप, मैं एक बताऊंगा किस तरह से देखते हैं। ठीक है ना, तो इसका आप लोगों ने सही कर लिया होगा और सही आंसर है इसमें सी। कैसे? नियम जान लो। यदि संख्या के सभी अंकों का योगफल 27 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी 27 से भाज्य होगी। लेकिन यह बड़ी संख्याओं पे लागू होता है, वैसे 27 का नियम जल्दी पूछेगा नहीं। बड़ी संख्याओं जैसे ई है, अब इसमें आप देखो 4 2 6 7 13 6 19 और 8 27 आ रहा है, 27 27 से तो कटेगा ही। ठीक है ना, इसलिए ये संख्या सही है। इन छोटी संख्याओं पे ये नहीं, और ये इतना लागू नहीं होता और न पूछता है, इसलिए आप इतना सा याद रखिए। ठीक, आगे 17वां, निम्न में से कौन सी संख्या, ये तो हो गया 27 16, यहाँ 27 नहीं है,
यहाँ आप लिख लीजिए, आंसर दिखा दिया 57 में। यहाँ है कौन सी संख्या 125 से भाज्य होगी, ये क्वेश्चन है। अब हल करिए आप। और आप अगर नियम पता होगा तो अभी तक सही कर लिए होंगे। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें सही होगा सी। यहाँ लिखिए 125। ठीक। इसका नियम क्या है 125 का? अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 125 से भाज्य होती हो तो वह संख्या भी 125 से भाज्य होगी। अंतिम 3 अंक। वह संख्या भी 125 से भाज्य होगी। ठीक है। इसमें अंतिम 3 है, 135 तो होगा नहीं, 725, 750 रहता तो हो सकता, 625 होता है, 850 भी नहीं होता। तो 125 से केवल 625 कटेगा, इसलिए हमारा आंसर है सी, 125 का नियम। ज्यादा पूछेगा नहीं आगे का। ये नियम याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। 18वां, अगर 6 ये एक संख्या है, पूर्णतः विभाजित होगी किससे? 7 से, 11 से, 13 से कि सभी से? सही आंसर बताइए फटाक से, मैं जान जाऊंगा कि आपको अच्छे से आता है विभाज्यता का नियम। और इसमें सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। नियम कहता है, नोट में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नियम कहता है अगर किसी अंक की, अगर किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करके संख्या बनाई जाए तो वह संख्या, वह संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। बहुत प्यारा सा नियम है, इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक, समझ गए? इस पे 6 बार, कोई भी एक अंक को 6 बार पुनरावृत्ति करके संख्या, जैसे इसमें 6 को 6 बार पुनरावृत्ति किया तो यह तीनों से विभाजित होगी, इसलिए डी। 7, 11, 13। आगे का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वां देखो, 6, 7, 6, 7, 6, 7, ये संख्या किससे विभाजित नहीं होगी, यह ध्यान रखें। 7 से, 13 से विभाजित नहीं होगी, 11 से के उपरोक्त सभी से नहीं विभाजित होगी। बताइए, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन नियम मुझे बताने के लिए क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, जो आगे 2-3 आएंगे। इसमें सही आंसर होगा 11। यह 11 से विभाजित नहीं होगी। नियम क्या है? यदि 2 अंकों की पुनरावृत्ति, 2 अंकों की 3 बार, ये ध्यान रखना, पुनरावृत्ति करके कोई संख्या
बनाई जाती है तो वह संख्या 7 और 13 से भाज्य होगी या पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, तो वो संख्या 7 और 13 से विभाजित होती है, इसलिए यहाँ उत्तर 11 भी था तो यह नहीं होगा, 11 से नहीं होती है। अगर एक ही अंक 6 बार पुनरावृत्त हुआ है तो वहाँ होगी, अगर 2 अंकों की कोई संख्या 3 बार पुनरावृत्त हुई तो वो केवल 7 और 13 से विभाजित होती, लेकिन 11 से नहीं होती। आगे का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20वां संख्या 453 किससे पूर्णतः विभाजित होगी? ए में 7, बी में 11, सी में 13 या डी में उपरोक्त सभी, किससे? और सही आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। तो नियम है, नोट करके लिख लीजिएगा, यदि तीन अंकों की संख्या दो बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या दो बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई जाती है तो वह संख्या 7, 11, 13 से भाज्य होगी। यानी अगर 3 अंकों की 2 बार हो गई या 1 अंकों की 6 बार हो गई तो वह संख्या 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित होगी। लेकिन अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार हो गई तो वह केवल 7 और 13 से होगी, 11 से नहीं होगी। ये याद रखने वाली बात है। आगे अब अभ्यास प्रश्न, 2 अभ्यास प्रश्न है और सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। सभी को आप दीजिएगा तभी समझ में आएगा आपको क्लास समझ में आई कि नहीं। 7380 पहला क्वेश्चन है, इसमें 7386038 यह किससे भाज्य होगी? 3 से, 4 से, 9 से या 11 से? CDS में 2 बार पूछा है और 2002, 2001, 2002 में, यानी पहले के बने क्वेश्चन है, बनते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा प्रश्न आपके लिए है, कौन सी संख्या 15 से भाज्य होगी? देखते हैं आपको ये क्लास समझ में आए कि नहीं। अभ्यास प्रश्न 1 और अभ्यास प्रश्न 2 ऐसा करके आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं, सभी लोग आंसर देंगे इसका, ठीक है। तो यह हमारी संख्या पद्धति में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में 3 चीजों को देखा। एक तो संख्याओं का बेसिक नॉलेज, संख्याएं। दूसरा हम लोगों ने देखा इकाई का अंक ज्ञात करना, जब घात घातांक दिया हो, घातांक और घात, इकाई का अंक ज्ञात करना। और तीसरा भाज्यता का नियम। बेसिक नॉलेज है ये तीनों, इतनी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को बेसिक नहीं पढ़ना होता है, वो एडवांस में ही जाते हैं और उनको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती है, इसलिए बेसिक से क्लियर करते जाएंगे
तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैथ में जिसका बेसिक मजबूत है उसकी मैथ मजबूत है, यह लिखी सत्यापित बात है। ठीक है, तो इसलिए बेसिक को अच्छे से पढ़ना है। इसलिए संख्या पद्धति में पहले मैं बेसिक चीजें बताया, और भी इसमें बहुत चीजें बची हैं। संख्या पद्धति बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको हम हर टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो बताइएगा कमेंट में, और आपका कोई सुझाव हो तो वो जरूर बताइएगा। ठीक है ना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पर जाके जुड़ जाइए। वहाँ सारे पीडीएफ मटेरियल मिलते रहते हैं, वहाँ जुड़ जाइए। ठीक है, पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। आप लोगों ने इस क्लास को देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, ये सीरीज पूरा कवर करके जाइएगा, आपको मैथ में बहुत बढ़त मिलती नजर आएगी, एग्जाम हॉल में पता चलेगा। ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।